बच्चों क्लास 11th ज्योग्राफी। कुछ भी समझने से पहले ना आज के लेक्चर में आप एटलीस्ट ये समझो कि ज्योग्राफी इट इज़ नॉट जस्ट अ बोरिंग सब्जेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ अ मैप। ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इट डिपेंड्स कि आप कितना उसको समझते हैं। तो आज थोड़ी सी कोशिश करते हैं इस अच्छी सी पिक्चर वाले नोट से कुछ पढ़ने की। आइए। तो बेटा जी, ज्योग्राफी क्या होती है? बहुत ही सेम क्वेश्चन बट स्टिल इफ आई आस्क यू व्हाट इज ज्योग्राफी, क्या होती है ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव ऑफ द अर्थ। इट हेल्प अस एक्सप्लोर एवरीथिंग अराउंड अस और टॉवरिंग माउंटेन। ज्योग्राफी क्या करता है? ज्योग्राफी आपको मतलब जो यहाँ पे लिखा है देखो, आपको लेमन लैंग्वेज में समझ। ठीक है। इसको इस तरीके से मत लो कि यार मेरे को आंसर छापना है, मेरे को लेक्चर के ना वो भाई ये लाइन है, लाइन को मैं रट लूँ और मेरा काम हो जाएगा। नो। आप समझो, आप एक डिटेक्टिव हो। आपका काम क्या है? आपका काम है कि जो हमारी अर्थ में हो रहा है, पहाड़ कैसे बन रहे, नदी क्यों बह रही, यहाँ पे ये चीज़ ग्रो क्यों नहीं होती, होती है तो ये वाली क्यों होती है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना। जैसे देखो, ज्योग्राफी क्या हमें समझने में करता है कि जो हमारे डेजर्ट्स हैं, सॉरी, जो हमारे डेजर्ट्स हैं वो ड्राई क्यों हैं, जो हमारे रेन फॉल्स है वो वेट क्यों। मतलब व्हाट इज़ द रीज़न कि जहाँ पर डेजर्ट है वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, और जहाँ बारिश इतनी होती है, जहाँ रेन फॉरेस्ट है, जहाँ 200 सेंटीमीटर्स एंड उससे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे बारिश क्यों होती है, गर्मी क्यों? टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर। देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी कंट्री या किसी जगह भी जाना है, कहीं भी आपको जाके रहना है, तो आप पहले क्या देखोगे? माहौल कैसा है, इलाका कैसा है ना, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। लेट्स सपोज अगर आपको गर्मियों में, तो आप ऐसी जगह तो नहीं जाओगे ना जब मेजोरिटी टाइम बहुत गंदी धूप हो। अगर आपको बारिश से प्रॉब्लम है तो आप ऐसी जगह भी नहीं जाओगे जब बारिश ज़्यादा हो। अगर आपको कीड़ों मकोड़ों से इंसेक्ट से प्रॉब्लम है, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया तो अच्छी जगह नहीं है। एंड अगर आपको क्राइम से प्रॉब्लम है, कौन सी कंट्री आपके लिए? खैर, तो बेटा ज्योग्राफी ये होती है। ये बहुत अच्छी सी देखो क्या सुंदर। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी की ब्रांचेस क्या होती है? ज्योग्राफी देखो हर चीज़ की ब्रांच होती है। एक पिज़्ज़ा की तरह है तो इसके बहुत सारे स्लाइसेस हैं। अभी एक एक स्लाइस को हम पकड़ेंगे। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी। मान लो, studying how huge waves in the oceans are formed or why some places have snowy winters while others have snow। बेटा फिजिकल ज्योग्राफी आपकी क्या बताती है कि जहाँ आप फिजिकल फीचर्स पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ क्यों है, यहाँ इतना पानी का जो बहाव है इतना ज़्यादा क्यों है, वेव्स यहाँ पे कितनी हैं। क्योंकि अगर किसी एरिया पे आप रह रहे हो और वहाँ पे ओशन की वेव ज़्यादा या फिर सी वेव ज़्यादा आती है, तो फ्लड के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको ये भी चीज़ देखनी होगी। ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है? Think of this as a puzzle of people lives, like why some countries are rich and others are not. How languages change as we move. Languages. Let's suppose अरब के लोग हैं, वो वैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? जैसे आपने शेख्स को देखे होंगे, वाइट कलर का एंड ऑल। वो क्यों पहनते हैं? अफ्रीका में लोग क्या पहनते हैं, हमारे यहाँ क्यों पहनते हैं? हर चीज़ का एक रीज़न है। एक देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न बिकॉज ऑफ विच वो वहाँ पे वो पहनते हैं, वहाँ वो बोलते हैं। ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करना कि जहाँ पर पानी, वहाँ पे अप्रोचेस लोगों की कितनी चेंज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जहाँ पानी ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पे आपको लोग फिट दिखेंगे। आपको फिट इन अ सेंस, लेट्स सपोज कि रिवर थोड़ा दूर है और वहाँ पे लोगों को रोज़ जाके आना जाना, तो उस हिसाब से उनका बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, उनका डेली लाइफ रूटीन वो सब वैसे होगा। और जहाँ पानी ज़्यादा आता है तो वहाँ पे जो इजीली एक्सेसिबल है वहाँ पे अलग टाइप का होगा। अभी तक हमने दो करा, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर बेटा आता है ज्योग्राफिकल टेक्निक। ठीक है।
जोग्राफिकल टेक्निक्स आपकी स्पेस में यूज़ होती है, जैसे सैटेलाइट्स में कि मैप्स देखना, कंप्यूटर से कि कहाँ कैसा है, थर्मल कितना पावर है, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या, थर्मल एनर्जी कितनी है, टेम्परेचर का क्या हाल है, एंटार्क्टिका कैसे, ग्लोबल वार्मिंग एंड सब में कहाँ टोर्नेडो आने वाला है, वो सब आपका इसमें। फिर आते हैं तीसरे वाले पे, सब फील्ड्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम क्या करेंगे, अभी इतना मैंने अब आपको चार पांच बताया ना, थोड़ा सा आपको एक आइडिया बता देता हूँ। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन जियोग्राफी, एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड टू नो कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि दिस करियर इज यू नो फिल्दी करियर है या अच्छा नहीं है, स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ। स्कोप वाली बात तभी वहाँ पे आएगी जहाँ पे लोग ज़्यादा, एंड जहाँ पे लोग कम होते हैं वहाँ पे आपका इनकम का पैकेज भी ज़्यादा होता है, कंपटीशन कम है। तो अब हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में और जानेंगे कि यहाँ कैसी कैसी फील्ड। बेटा देखो, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज ग्रू टॉल और हाउ रिवर्स लाइक अमेज़न। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ये था कि हमारा जो अर्थ में जो स्ट्रक्चर है, पहाड़ कोई ऊंचा है कोई नीचा है, नदी कोई गहरी है कोई उधर से निकल रही है इधर से निकल रही है, ये क्यों होती है। क्लाइमेटोग्राफी, अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्लाइमेट का क्या लेना देना है और कैसे हम क्लाइमेट को। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी जो एनिमल है, कोई भी स्पीशीज है, वो एक पर्टिकुलर रीजन क्यों रहती है, और अगर वहाँ पे वो रह रही है तो उसका क्या हमें चेंज देखने को मिले। अगर कोई बर्फ़ एक सर्दी वाला, नॉट सर्दी बट अगर एक एंटार्क्टिका में लेट सपोज अगर वो रह रहे हैं, तो आप देखिएगा कि उनकी स्किन, उनके जो फर होते हैं, जो कोटिंग होती है वो मोटी होती है, दैट उनको ठंड ना लगे। यही अगर हम बहुत ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही डिफरेंट डायनामिक्स पे चीज़ें देखने को। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी बेटा जैसे आप देखो, इमेजिन बीइंग अ वाटर एक्सप्लोरर स्टडिंग हाउ रिवर्स डांस, लेक शिमर्स एंड रेनड्रॉप प्ले। आप डोंट पे इतना ज़्यादा लैंग्वेज पे मत जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। पानी के बारे में स्टडी अगर आप कर रहे हो, नॉट साइंटिफिक, लेकिन अगर हमारा वाटर का, रिवर्स का, लेक्स का कैसा नेचर है, क्या रोल है, इस अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है। पेडोलॉजी का मतलब बेटा सॉइल के ऊपर होता है, वहाँ पे कि क्यों वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सॉइल अवेलेबल है, सॉइल का क्या रोल प्ले है, वो कैसे हमारे रिसोर्सेज में करता है, या उसका क्या इफेक्ट होता है उस स्पेसिफिक लोकेशन में। ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी आता है। फिर अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसे कहते हैं बेटा ह्यूमन जियोग्राफी। अभी हमने बात की थी। अब इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होती है, बेटा कल्चर ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियंस क्यों दिवाली मनाते हैं, अमेरिकन थैंक्स गिविंग क्यों मनाते हैं, टोक्यो में जो सिटीज़ हैं वो न्यूयॉर्क की सिटी। इन शॉर्ट, कल्चरल ज्योग्राफी में ये हम पढ़ते हैं कि कल्चर अलग अलग जगह अलग अलग क्यों है, कैसे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ऐसे क्वेश्चंस को करने से आपको समझ में आएगा, आपको कल्चर का रिस्पेक्ट होगा, या फिर एटलीस्ट आप लेफ्ट और राइट में ना आके सेंटर पे आएंगे, सो दैट यू नो कि इस चीज़ में क्या चाहिए क्या बुराई है। अगर कहीं मीट ज़्यादा खाते तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार उन लोगों में दिल नहीं है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी क्रॉप्स की कम, वहाँ एग्रीकल्चर कम है, वहाँ का सॉइल इस अकॉर्डिंगली नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वाई चाइना में लोग ज़्यादा नॉन वेज प्रेफर करते हैं और इंडिया में लोग ज़्यादा वेज प्रेफर करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा है, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रखा है। रादर देन गिविंग यू नो ओपिनियंस नॉर्मेटिव टाइप की कि ऐसा हो सकता है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो थोड़ा अंकल टाइप। इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें क्यों क्या कैसे होती, सो दैट आप उस चीज़ को एटलीस्ट एक जजमेंट जब अपने अंदर बनाए तो समझ के बनाए कि क्यों आपने वो जजमेंट या उसके पीछे का रीज़न क्या है। नेक्स्ट आते हैं बेटा कल्चरल ज्योग्राफी, आई होप सो आपको पता चला होगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी कोई कंट्री में कितना है, क्या उसमें रिचनेस ऐसी क्या है रिसोर्सेज की, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे अब जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसी की वजह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते होगे ना कि यार ये कंट्री में रिसोर्सेज ज़्यादा है,
देखो जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा कंट्री रिच होती है। अब ये उन पे भी डिपेंड करता है कि हाउ दे आर यूजिंग, है और नहीं यूज़ कर रहे तो भी बेवकूफ़ है। अर्बन ज्योग्राफी पे आते हैं बेटा। ये आपको बताते हैं कि जो आपकी सिटीज़ है, जो अर्बन लाइफ है, मुंबई में इतने कियोस्क क्यों हैं, दुबई इतना फ्यूचरिस्ट, न्यूयॉर्क इतना बड़ा क्यों है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे, एटलीस्ट आप उस क्वेश्चंस के करीब तो पहुंच पाएंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बेटा पॉलिटिकल का मतलब है कंट्री कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ हो रही है, बॉर्डर्स का क्या लेना देना है, क्यों वो बॉर्डर वहाँ पे स्पेसिफिक है, क्यों नहीं है, क्यों हम आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है या नहीं। इट इज़ वो सारा आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपका, क्यों कई जगह पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्यों इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूएस में पॉपुलेशन कंपैरेटिव टू लैंड, हमारा जितना एरिया हैगा, लैंड एरिया अवेलेबल है और जो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन इतना डिफर क्यों। तो वो सब आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब ये तो आपको पता चल गया ना कि जैसे सब फील्ड्स हो गई। अब ज़रा बेटा कुछ मेन कंसेप्ट ज्योग्राफी के डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या होता है। अगर आपको ज्योग्राफी में ये कंसेप्ट दिमाग में है, वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, बात किस रिकॉर्डिंगली कहाँ हो रही है। सॉरी। तो बेटा पहला, लोकेशन एंड स्पेस। लोकेशन आपकी दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। लोकेशन क्या बेटा, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसका जो एब्सोल्यूट लोकेशन है वो 40.6895 डिग्री नॉर्थ, वो पॉइंट। एब्सोल्यूट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिलेटिव लोकेशन जैसे पिज़्ज़ा प्लेस, पार्क, पता नहीं हम लोग कहते हैं कि आप लैंडमार्क पे आ जाओ, यहाँ से वहाँ आ जाओ, तो उसका क्या रीज़न है, इन दोनों का क्या है। देखो बेटा एब्सोल्यूट लोकेशन आपका स्पेसिफिकली उन एरियाज में काम आती है जहाँ पे आपको बहुत सटीक डिसीजन, लेट सपोज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और इन सब में क्या होता है, नहीं वो लोकेशन से मिसाइल लॉन्च करना, अगर आप उस लोकेशन करके नहीं करोगे ऐसे, अरे हाँ हाँ उधर है ना, ऊपर से ऐसे उड़ा के यूँ गिरा दो, आपका पॉइंट गलत हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर नापने में या फिर कहाँ किसी कंट्री को लोकेट स्पेसिफिकली वहाँ पे भी ज़रूरत होती है, और एयरप्लेन्स में तो और फ्लाइट्स में खासकर इसका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं भी उड़ जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे और टेंशन ऑल। रिलेटिव लोकेशंस आपका थोड़ा वाइड है। रिलेटिव लोकेशंस आपका एक बेसिकली लैंडमार्क्स को डिफाइन, स्पेस, प्लेस, स्केल, ये क्या होता है बेटा, स्पेस कितनी अवेलेबल है, फील्ड वहाँ पे क्या है, स्केल का मतलब आपका हो गया फिर लुकिंग एट अ होल स्टेडियम और स्मॉल स्केल लार्ज स्केल, कितने एस्पेक्ट पे आप चीज़ों, ये आपका लोकेशन और स्पेस है। पहला कंसेप्ट ज्योग्राफी में ये आता है। आज एटलीस्ट आप इतना जान के जाओ इस लेक्चर से कि भाई ज्योग्राफी में बातें क्या होती है और व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अभी हम की कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, की कंसेप्ट में आपका पहला लोकेशन एंड स्पेस आ गया है, जो आपको बता रहा है स्पेस का क्या लेना देना ज्योग्राफी में। दूसरा आपका है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा, एयर वाटर ट्री एनिमल, ये सब क्या होता है, उनका क्या काम होता है, क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है और क्यों नहीं, कहाँ पे कितना है, कहाँ कितना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब बेटा कि आप अपने रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं को इस अकॉर्डिंगली यूज़ करो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल हो, ख़त्म ना हो। देखो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्लेनिश हो जाते हैं नेचुरली, हमारे पास अनलिमिटेड है, जैसे कि सनलाइट। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास लिमिटेड हैं और उनको वापस वैसा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल। तो अब ये हमारी समझदारी है ना कि जो रिसोर्सेज हमारे पास कम अवेलेबल हैं, हम उसको उस लिमिटेड वे में यूज़ करें सो दैट वो हमारे अर्थ से पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए, और जो हमारे पास अनलिमिटेड अकॉर्डिंगली यूज़ करें। जब इतना सारा गिवन है तो उसी का यूज़ करें ना। बट
बेटा दूसरा आपका एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी है। तीसरा आपका आता है रीजन एंड रीजनलाइजेशन। रीजन का मतलब क्या बेटा, आप ऐसे समझो कि जैसे आपका एक घर है, ठीक है, ये एरिया है, इस एरिया में स्पेसिफिक रीजन्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये अर्थ है, जैसा कि आपको वहाँ लिखा आ रहा है, इसमें रूम्स हैं, ठीक है। ये एशिया है, लेट सपोज ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, वट एवर इट इज़, ठीक है। इसका क्या काम होता है बेटा, रीजन्स और रीजनलाइजेशन का। अगर आपको रीजन पता नहीं होगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस जगह की बात हो रही है, हम कौन से, या देखो अगर आप किसी टॉपिक पे बात करते हो तो उस टॉपिक को आपको चूज़ करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जब हम ज्योग्राफी में बात करते हैं तो हमें एक रीजन चूज़ करना पड़ता है। वो रीजन हमें चूज़ करने पे ये पता चलेगा कि ओके, यहाँ पे ये अवेलेबल है, वहाँ पे वो अवेलेबल है, दैट उस अकॉर्डिंगली आप आगे फ्यूचर में स्टेप्स ले सकते। ब्रिटिशर्स को क्या था, ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि यार अफ्रीका और इंडिया में कितने रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना है, खाली है, हम वहाँ पे जाते हैं। हमें वो रीजन पता चला ना। कोलंबस क्या था, कोलंबस ने ट्रैवल किया टू फाइंड आउट, सो दैट वहाँ पे वो उस रीजन पे जाके वो अपने अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। रीजनलाइजेशन, रीजनलाइजेशन का मतलब होता है बेटा जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको सॉर्ट करना। अगर जब फॉर एग्जांपल कंट्रीज वेयर रिसोर्सेज आर इन ग्रेटर एक्सटेंट, या ज़्यादा रिसोर्सेज, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, कंट्रीज वेयर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ नॉट दैट गुड, तो हम वहाँ पे चाइना को रख लेंगे। तो उस हिसाब से आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे, ठीक है। फिर आता है लैंड फॉर्म एंड देयर फॉर्मेशन। आई होप ये इतना बोरिंग नहीं हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब बेटा लैंड फॉर्म्स और उसके फॉर्मेशन पे आते हैं। लैंड फॉर्म्स क्या हो, माउंटेन, वैली, प्लेन्स, ठीक है, ग्रैंड कैनियन, ये लैंड फॉर्म्स है कि आपका लैंड किस अकॉर्डिंगली, आपका नहीं, अर्थ का लैंड, जो उसका ज़मीन है वो उस अकॉर्डिंगली किस तरह मोड़ ले रहा है, ऐसा क्यों है, क्यों माउंट एवरेस्ट या क्यों हिमालयस इतने, क्यों जो आपके ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं वो वैसे क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं हम बेटा लैंड फॉर्म, और क्यों उसकी फॉर्मेशन पढ़ा जाता है। अगर हमें ये पता है कि यहाँ वॉल्केनो है, वॉल्केनो आगे एरप्ट कितना एक्टिव है कितना नहीं, तो आप उस अकॉर्डिंगली उस पर रहोगे, उस अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करोगे, ठीक है। अगर मुझे पता है कि यार मैं एक माउंटेन रीजन पे हूँ और ये माउंटेन रीजन आने वाले 10,000 सालों तक सही है, उसके बाद यहाँ का कंडीशन इतना सही नहीं है कि हम लोग इस पर सर्वाइव कर सकें, तो मैं वहाँ पे उस अकॉर्डिंगली स्टेप लूँगा। जैसे देखो केदारनाथ, अभी जब नेचुरल कैलामिटी लास्ट टाइम आई थी, लैंडस्लाइड्स होती हैं, इतना कुछ होता है, तो अब वहाँ का रूट चेंज हो गया ना उस अकॉर्डिंगली। अब हम लोग वैसा प्लानिंग तो नहीं कर सकते ना यार कि उसी रूट से जाएंगे जब हमें पता है कि वहाँ पे आई गेस वो रूट भी अवेलेबल नहीं। फिर बेटा क्लाइमेट वेदर पैटर्न्स आता है कि क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है। क्लाइमेट वेदर का बहुत मेजर रोल होता है। अ, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ आप उस अकॉर्डिंगली क्लोथिंग, एक्टिविटीज़ का रोल प्ले करते हो। देखो जहाँ जैसे अब जापान है, जापान में वो उस टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है जहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, तो जापान के आप घर देखोगे ना मोस्टली तो वो इस अकॉर्डिंगली घर होते हैं। जैसे अगर आपने डोरेमोन भी देखा हो या और कोई जापानीज या एनिमे, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनके जो डोर्स होते हैं, नॉट फ्रंट डोर, जो पर रूम में डोर होते हैं वो पेपर के बने होते हैं। क्यों, so that भाग के आप इजीली से पार कर सको अगर अर्थक्वेक या कुछ हो। मोस्टली उनके वुडन होते हैं घर पे, इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते कि अगर वो गिरा तो वो ज़्यादा डैमेज करे, ठीक है। ऐसे ही जो आईसी रीजन्स होते हैं वहाँ पे घर अलग होते हैं, गांव में अलग होते हैं, सब अकॉर्डिंगली जोग्राफी के ऊपर क्लाइमेट और वेदर कैसे है। फिर बेटा आपका आता है, ये तो हमारे हो गए फैक्टर्स। अब ज़रा एक बार देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। जोग्राफी में हमने ये तो समझ लिया कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है, पर कैसे पढ़ें।
इसके लिए हमारे पास कुछ हमारे वेपन्स तो नहीं, बट मैं कहूँगा टूल्स हैं। बेटा मैप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कार्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है। कार्टोग्राफी क्या होता है, जो मैप्स डिज़ाइन करते हैं लोकेशंस और स्केल सिंबल प्रोजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। रिमोट सेंसिंग होती है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है बेटा, कि सैटेलाइट्स के थ्रू आप देखते हैं कि अर्थ का एक पिक्चर लेते हैं और उस अकॉर्डिंगली आप बनाते हैं एक 3D मॉडल के कहाँ क्या है, क्या कहाँ, ठीक है। फिर आपको आता है बेटा GIS, जिसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन होती है, मैप होता है, ये सब फीड होता है। एंड ये कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से हमें फाइंड आउट करने के लिए करता है कि भाई लेट्स सपोज अगर हमें डैम बनाना है तो कहाँ ये बन सकता है। लेट्स सपोज हमें एक हाई राइज स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनानी है, तो वो कौन से रीजन में बन सकती है, कौन से पे नहीं। सॉइल देखा जाएगा कि आप ऐसी कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, आपको नीचे सॉइल देखना पड़ता है कि सॉइल उसका कैसा है, क्या अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है या नहीं है, क्या वहाँ विंड का प्रेशर कितना है, विंड फ्लो कितनी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्काई स्क्रैपर देखो आर्किटेक्चर तो है ही कि आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, लेकिन अगर वहाँ पे हवा का रुख बहुत तेज़ चलता है तो ऐसा ना हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आपकी बिल्डिंग पे कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। फिर बेटा हमारा आता है फील्ड वर्क एंड सर्वेस, जहाँ हम जाते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं जाके डिस्कवरी एंड ऑल। डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, डाटा कलेक्ट किया जाता है, नंबर फैक्ट इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली सब चीज़ें देखी जाती पढ़ी जाती है, फिर उसे स्टडी किया जाता है। बेटा अब ज़रा एक केस स्टडीज़ और एप्लीकेशन वाला पॉइंट भी देख लेते हैं, ये उसी का ही पॉइंट है। एंड आई होप कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है तो आपको चेहरे बनाने की। केस स्टडीज़ क्या है बेटा, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, रियल लाइफ प्रॉब्लम, और आपको उसे स्टडी करना पड़ता है। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रामायण का राम सेतु वाला लें, तो जो वो सेतु बना हुआ है, क्या वो नेचुरल है, क्या वो नेचुरल नहीं है, हम उसके जोग्राफिकल एस्पेक्ट पे ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नेचुरल है या नहीं, मैं बस आपको एक जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। या फिर ताजमहल, ताजमहल को हमें किस अकॉर्डिंगली या किसी मॉन्यूमेंट हमें प्रिजर्व करके रखना है कि कोई नेचुरल या जियोग्राफिक कंडीशन ना हो जिस वजह से उसको डैमेज हो जाए। तो केस स्टडीज और एप्लीकेशंस ऐसे ही आपके काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लैक बॉक्स है, ज़रा एक बार इसको देख लेते हैं। बेटा देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ में 4 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, आउटर को, इनर को, ठीक है। जो क्रस्ट आपकी आउटर मोस्ट है वो आपकी रॉक्स मिनरल से बनी है, मैंटल आपकी हॉट मोल्टन रॉक से बनी है, और आउटर कोट आयरन और लिक्विड आयरन और निकल से, ठीक है? एक आउटर कोर है आपका, एक इनर कोर। फिर बेटा आपका रॉक मिनरल्स आता है। रॉक्स आपके मिनरल से बने हुए हैं। 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स आपके कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम कूलिंग द सॉलिडिफाइड मैग्मा। जब मैग्मा या लावा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वहाँ से आपके इग्नियस रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आपके हैं जो सेडिमेंट से बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके यानी जो आपका लेफ्ट आउट हो जाता है उससे हटा होके। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके होते हैं जो एग्जिस्टिंग रॉक को से ही वो आगे डेवलप होके। फिर हम वेदर क्लाइमेट पे आते हैं। वेदर आपका एटमॉस्फेयर एक एटमॉस्फेयर उस पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे क्या है, दैट इज़ योर वेदर इज़ ऑल अबाउट। क्लाइमेट आपका एवरेज वेदर कंडीशन है जो ज़्यादा टाइम तक उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। वेदर आपका सन से, अर्थ की रोटेशन से, ओशन से और एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस होता है। क्लाइमेट आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ओशन प्रॉक्सिमिटी यानी कितना पास है, कितना लेवल है, से भी डिपेंड। वाटर रिसोर्सेज, बेटा वाटर हमारे लिए ज़रूरी है। कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल। सॉइल, सॉइल हमारा अलग अलग टाइप का होता है, जैसे देखो सैंडी, क्ले, लोमी, आपने इस बारे में पढ़ा होगा। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, के वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है, कितने एनिमल्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स, फ्लोरा, फौना कहाँ क्या है। तो ज़रा एक बार वापस ऊपर चलते हैं, एक प्यारी सी फोटो पे नज़र डालते हैं और उसके बाद एक बार समझ।
बेटा सुनो, ज्योग्राफी, एक बार अब मैं आपको इसका समअप दे रहा हूँ। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी हमारे लिए आपके सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है कि यार इट इज जस्ट बिकॉज अ सब्जेक्ट यू हैव टेकन इट सो यू नीड टू स्कोर वेल। नहीं, इट इज नॉट लाइक। ज्योग्राफी हमारे रियल लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, जो भी इसमें अभी आपने देखा इस पूरी वीडियो में, जो नोट्स में आपने देखा, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके 2 साल काम आने वाले। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि हम लोग कहाँ कैसे क्या काम कर रहे हैं, तो आपके लिए आंसर देना डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो, 11th में ही आप जब अपने स्कूल के पेपर दोगे, इनफैक्ट जब आप 12th में आओगे, आप दोगे, आपके पास केस स्टडीज़ आती हैं। केस स्टडीज़ में आपको रीड करना पड़ेगा। अब वो आप बच्चे तो नहीं हो कि आपसे पूछेगा भैया सॉइल कितने टाइप का होता है, वेदर कितने टाइप का होता है, सारे क्वेश्चंस तो आपके अब पास आने वाले। ज्योग्राफी, पर्सनली आई एम टेलिंग यू, आप अगर इस सब्जेक्ट को एक इंटरेस्ट में करके पढ़ेंगे एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, ऐसे समझो कि आप साइंटिस्ट हो और आप अर्थ कैसे काम कर रही है, नॉट अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, बट जो लैंड है, जो सी है, जो ग्रास है, जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, कल्चर है, ये सब हमारी लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहा है। अगर आप इसको रियल लाइफ में पढ़ेंगे तो आपको और समझेंगे अच्छे से, तो आपके लिए ये बहुत एडवांटेजेस होगा। आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे, थोड़ा दिमाग खुलेगा, थोड़ा क्या बहुत दिमाग खुलेगा। प्लस ज्योग्राफी का और सब्जेक्ट्स में सोशल साइंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आने वाले लेक्चर्स में आपको और अच्छे से पता चलेगा। हम तो क्लास 11 के सब्जेक्ट्स, जो आपके चैप्टर्स हैं, हम एक एक चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग टेक्निकल। ये देखो, आज वाला जो क्लास था वो एक नॉर्मल था कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ठीक है, बेसिक। बट आने वाले लेक्चर्स में आपको हम लोग चैप्टर्स पे गो थ्रू करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को हिट करेंगे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, विदाउट वेस्टिंग, कंसेप्ट्स आपको समझाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि अगर आप मेरी क्लास ले रहे हो, मेरे लेक्चर्स ले रहे हो, तो आप ब्लैंक होके जाओ। आई डोंट वांट यू कि आपके यहाँ सामने क्वेश्चंस हो, आप उसे पढ़ो और वहाँ जाके लिख दो और आपको जयराम जी की हो गया मेरा काम। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो आप उसको समझो। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरा एश्योरेंस है आप उसे समझो। आपको देखो पर्सनल लाइफ पे भी इट विल हेल्प यू आउट, सब्जेक्ट पे तो करेगा ही। और ये सब्जेक्ट इतना बोरिंग नहीं होगा, आपको लगेगा, आप सोच। तो